संगठन में किसी का दबाव नहीं रहता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने बहुमत के साथ महिलाओं का आरक्षण बिल प्रस्तुत किया। पहला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन में भी महिलाओं को आरक्षण दिया। पहला भारतीय जनता पार्टी है जो परिवारवाद वंशवाद से निकल करके हम आम कार्यकर्ताओं को भी संगठन के शीर्ष पदों पर ला करके बैठाए हैं। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। यह है परिवारवाद वंशवाद। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस बराबर हाशिए पे जा रही है, लेकिन मोतीलाल नेहरू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल गांधी देखेंगे एक परिवार का है। यह मेरे यहाँ नहीं है, ये वंशवाद नहीं है। पंकज सिंह अपने व्यक्तित्व पर, राजनाथ सिंह के बेटे को भी हटा दीजिए तो सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उत्तर प्रदेश के हमारे विधायक हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए नजर रखेगी तो कौन उनको रोक रहा है? नजर रखिए, लेकिन पीडीए की परिभाषा गलत बता रहे हो। अखिलेश जी के पीडीए में अखिलेश जी, शिवपाल जी, राम गोपाल जी, डिम्पल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी के अलावा एक यादव बता दीजिए। इसको या तो माननीय मोती सिंह जी जानते हैं तो मैं जानता हूँ। आज पहली बार मैं किसी के सामने मैं कह रहा हूँ, जब 2017 में सरकार बनी तो प्रदेश से मेरे पास फोन आया कि बतौर जिलाध्यक्ष आप किसको समझेंगे मंत्री पद के लिए। मैंने आपका नाम प्रस्तावित किया, फिर आपका बायोडाटा मुझसे मांगा गया। तो आज पहली बार मैं कह रहा हूँ, मैंने इनको फोन किया कि आप तुरंत अपना बायोडाटा दीजिए। तो स्वाभाविक है पूछने का, तो बताए हमने कि बाबा बैलखनाथ कृपा होगी तो आप मंत्री बनेंगे। तो इन्होंने अपना बायोडाटा दिया और जिस दिन शपथ ग्रहण था मैं बराबर संपर्क था, क्योंकि मेरी भी उत्कट इच्छा थी कि कितना जल्दी इनके पास वहां से फोन आ जाए तो अच्छा रहेगा। और इनके पास फोन आया शपथ ग्रहण के कुछ घंटे पहले ही। तो इन्होंने भी हमको पहले फोन कर बताया कि फोन आया, मैं शपथ ग्रहण करने जा रहा हूँ। मेरे लिए खुशी का क्षण था कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जहाँ बाबा बैलखनाथ के धाम में पटे, जिस व्यक्ति से मेरे बचपन का पारिवारिक संबंध था, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बने। तो अपने जिला अध्यक्ष की उपलब्धियों में एक उपलब्धि मैं मानता हूँ और आज तक इस बात को मैंने कहीं कहा नहीं था। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और हमारे साथ जो व्यक्ति, जो शख्स, जो व्यक्तित्व मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो साल 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापगढ़ जिले की कमान उनके हाथों में सौंप रखी थी। और उनकी करिश्माई अध्यक्षता का कमाल ये रहा कि प्रतापगढ़ में 4 सीटें भाजपा निकालती है और 3 सीटों पर निर्णायक बढ़त बनाती है। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं और आज भी वो पूरी तन्मयता के साथ एक अंतिम पायदान के कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और गांव-गांव पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को पहुंचा रहे हैं। इस समय जब पूरे देश में तमाम मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है, ऐसे में एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में वो हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम बातें हम करेंगे। मौजूदा राजनीतिक परिवेश की बातें करेंगे, तमाम मुद्दों पर बातें करेंगे और जो पूर्ववर्ती मुद्दे भी रहे, जो आज तक प्रतापगढ़ की राजनीति में निकल कर नहीं आ पाए हैं, आज कोशिश करेंगे कि वो भी निकल कर आए, क्योंकि प्रतापगढ़ की राजनीति को जड़ से समझने वाले व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, सर स्वागत है आपका सुलभ भारत। शुरू से शुरू करते हैं सर। 1997 700 रुपए की नौकरी कर रहे थे आप बिहारगंज में जी। कैसे शुरुआत की कि भाजपा में आ गए, कैसे राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई, जरा विस्तार से खुलकर हमको बताइएगा। 1991 के उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होता है जी। भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ में 5 सीट पर चुनाव जीतती है। तत्कालीन विधानसभा आज की रानीगंज, तत्कालीन बीरापुर और रामपुर खास 2 सीट हम हारे थे। बीरापुर से मात्र 180 या 75 वोट से हम चुनाव हारे थे। उसी के बाद मतदाता हम कमल के थे, लेकिन सक्रियता हुई हमारी, अपने बूथ से हम प्रारंभ किए, बूथ के कार्यकर्ता के रूप में। और उसका परिणाम रहा, बाबा बैलखनाथ की कृपा रही कि 93 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद बीरापुर में कमल खिला। वहीं से हमारी राजनीति का शुभारंभ होता है। जहां तक बात बिहारगंज की है, थोड़ा मैं ये महसूस करता हूं कि व्यक्ति को अपने जीवन में
और जीवन के डिक्शनरी में विश्राम शब्द नहीं होना चाहिए। मैंने बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे सक्रियता के बाद 700 रुपए से एक मेरी निश्चित दिनचर्या प्रारंभ हुई। शिक्षा से संपर्क संवाद बना रहा। जब हम किसी भी विषय पर, किसी विद्यालय में, कक्ष में किसी विषय बोलने जाते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं, तो निरंतरता बनी रही, उसी से हम प्रारंभ किए। 2016 में आपको पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया और 2017 में कमाल का बहुमत, प्रचंड बहुमत पार्टी को पूरे प्रदेश में मिला और प्रतापगढ़ में भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही। उस समय कैसी रणनीति रही और किस तरीके से जमीन पर काम किया और इतनी प्रचंड जीत की तरफ आप आगे बढ़े? बाबा बिलखनाथ की ऐसी कृपा रही कि भारतीय जनता पार्टी जिले स्तर पे पहला दायित्व हमको भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का मिला। तो जैसे हमने प्रारंभ का, विश्राम शब्द नहीं है, दायित्व मिला प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का। और भारतीय जनता पार्टी में कोई दायित्व पद नहीं होता है, दायित्व होता है। कोई दायित्व ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। भूमिका हम सब की एक है, कमल, और कमल के माध्यम से विकासवाद, राष्ट्रवाद। तो हम प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के रूप में, फिर प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के काशी क्षेत्र के प्रभारी के रूप में, फिर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में हम जमीनी स्तर पर खूब सक्रिय थे और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को, जनता की समस्याओं से नजदीक से जानने समझने का हमको अवसर मिलता था। आपको आश्चर्य होगा, प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष होते हुए हमें तत्कालीन जिला अध्यक्ष जवाहरलाल श्रीवास्तव जी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुरादाबाद भेजा था। उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, आज के कृषि मंत्री। तो जब हम 16 में जिला अध्यक्ष बने, तो मेरा जिला अध्यक्ष होने के पहले मेरे मन में था कि हमको अगर कभी अवसर मिला तो प्रतापगढ़ में जो कार्यकर्ता ये कहते हैं कि कोई आता नहीं है, हमने 7 विधानसभा का प्रवास जबरदस्त किया। जितना समय हम पट्टी, बीरापुर, रानीगंज, सदर, विश्वनाथगंज के लिए देते थे, उससे कहीं कम समय हम विश्वनाथगंज, कुंडा, बाबागंज, रामपुर खास को नहीं दिए। 7 विधानसभा का लगातार प्रवास और संगठन के निर्देश पर जब बैठकें लेने की बात आती थी, तो प्रत्येक विधानसभा के किसी न किसी मंडल में मैं जरूर जाता था। और उसका परिणाम मिला कि कार्यकर्ता उत्साहित हुआ और उत्साह का परिणाम 2017 की सफलता में दिखाई पड़ा। आप पूरा समय राजनीतिक कार्यों से क्षेत्र में देते हैं, पूरी तरीके से क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। परिवार, घर, यहाँ बड़ी शिकायतें रहती होंगी कि आप समय नहीं देते हैं, रह नहीं पाते हैं। कैसा सहयोग रहता है, परिवार का कैसा सहयोग रहता है? मैं अपने परिवार में भाइयों में सबसे छोटा हूँ। इस मामले में बहुत अच्छा सौभाग्य है कि भरपूर सहयोग भाइयों का, भाभी का, पत्नी का और बच्चे हमारे जब समझने लायक हुए तो उन बच्चों का भी भरपूर सहयोग रहा। और शिकायत की जहां तक बात है, हर व्यक्ति को अपनी भूमिका रहती है, पारिवारिक दायित्व का भी निर्वहन करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीजें महसूस करता हूं कि अगर सकारात्मक सोच के साथ आप अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तो विधाता उतना काम देता है जितना आपको समय दिया है। नकारात्मक सोच वालों के पास समय की कमी रहती है। सकारात्मक सोच से सब अच्छा होता है। पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होता है, अभी 14 नवंबर को हमको रात में प्रदेश से फोन आया कि कल सुबह आप चंदौली चले जाइए, आत्मनिर्भर भारत पे आपको विषय रखना है। सुबह 7 बजे हम चले गए। निस्संदेह परिवार का बेहतर सहयोग हमें मिला। हम परिवार छोटे हैं और छोटे बन के रहते भी हैं, तो ये सामंजस्य भी परिवार में बहुत अच्छा है। बड़ी मेहनत की, एक लंबा राजनीतिक सफर रहा। 17 में आप अध्यक्ष बने, पार्टी को जीत दिलाई। कभी ये मन में नहीं आया कि अब हमारी बारी भी है, हमको भी विधायक, सांसद बन जाना चाहिए, हमको भी पार्टी टिकट दे? कभी दावेदारी नहीं रही क्या? कभी ये मन में नहीं आया? बड़े नेताओं से कभी ये कहा नहीं आपने? देखिए, सुलभ भारत के माध्यम से पहले हम अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति, जनपद प्रतापगढ़ के सम्मानित जनता जनार्दन के प्रति और भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ के देवतुल्य कार्यकर्ता के प्रति हम इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि पार्टी ने कभी मेरे नाम के आगे पूर्व शब्द नहीं लगने दिया। हम प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ में थे। उसके बाद काशी क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए, जिले के उपाध्यक्ष बनाए गए, जिला अध्यक्ष बनाए गए, जिला प्रभारी कौशाम्बी बनाए गए, सह चुनाव अधिकारी प्रयागराज गंगा पार बनाए गए। अभी मंडल गठन में जिला प्रवासी हमको बना करके भेजा गया। बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हम गए। करीब 25 जनपदों में उत्तर प्रदेश के पार्टी ने मुझको प्रवास में भेजा। आज भी मेरे पास भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक का दायित्व है। तो एक पद मतलब कभी भी पूर्व नहीं लगने दिया।
एक बात, दूसरी बात, हम राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम कृतज्ञता के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जिन्होंने जनसंघ का दीपक जलाया था 21 अक्टूबर 1951 को, अब दल भारत के लोकतंत्र संविधान के लिए कुर्बान किए, आज उनकी पीढ़ी को क्या मिला? हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, हमारी भी इच्छा है, आकांक्षा है, इसको हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ते हैं, हमें कहाँ किस प्रकार से मेरी उपयोगिता लेते हैं। अभी जैसे महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न विषयों पर जो भी विषय आते हैं, करीब जिला अध्यक्ष होने के बाद तो विभिन्न जनपदों में और 3 राज्यों में भेजने पे हमें ये लगता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व निगाह में है, और हर व्यक्ति की इच्छा रहती है जैसी बाबा बैद्यनाथ कृपा और शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश देगा उसका हम पूरा पालन करेंगे। 17 में आप अध्यक्ष रहे प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बाकमाल रहा जी। 4 सीटें लगभग निकल गई, 3 पर आपने बढ़त बना ली। आपने वहां उपस्थिति दर्ज करा दी जहां पर कभी ये होता था कि पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो जाती थी। वहां आपकी उपस्थिति हो गई बाबागंज में, कुंडा में। 22 का चुनाव आता है, 22 के चुनाव में क्या आपके नजरिए से क्या ऐसी गड़बड़ी हो जाती है कि पार्टी फिर से धरातल पर आके गिर जाती है? क्या संगठन के कार्यकर्ताओं का, संगठन के पदाधिकारियों का हस्तक्षेप ना होना, या उनकी वो कार्यकर्ताओं से जो एक आपने बना के रखा था गठजोड़, या एक जो आपने संवाद स्थापित कर रखा था उसमें ब्रेक आना, या जो पदाधिकारी थे जो सरकार में थे, जो विधायक मंत्री थे, क्या उनकी कोई गड़बड़ी रही? देखिए 2017 के बाद 2022 में मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई गड़बड़ी हो गई। राजनीति में अप एंड डाउन लगा रहता है। आप इसे क्यों नहीं महसूस करते हैं कि लोकसभा में हम 2 सीट से चले थे, हम 2014 में 282 पे पहुंचे, 2019 में हम 303 पे पहुंचे, 2024 में मेरा परफॉर्मेंस कुछ कम था, लेकिन तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, 22 में दूसरी बार योगी जी की सरकार बनी। वह रणनीति का विषय है। अगर कहीं कोई नट बोल्ट में कुछ कमी रही, मेरे शीर्ष नेतृत्व मंथन किया है। 2027 में भरपूर जवाब विपक्षियों को हम देंगे। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमर एनडीए गठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। 22 के और 27 के बीच में 24 रहा। 24 में भी पार्टी का परफॉर्मेंस प्रतापगढ़ में बिल्कुल लो रहा। लगभग 65-70 हजार के मार्जिन से चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती है। आपके नजरिए से क्या लगता है कि कहाँ चूक रह गई? चूक हम नहीं कहेंगे। देखिए 2024 के चुनाव में, देखिए 2017 में अखिलेश जी राहुल जी गठबंधन बना के आए, 2019 में मायावती अखिलेश जी गठबंधन बना करके आए, 22 में भी गठबंधन बना करके आए थे, 24 में राहुल और इनका अखिलेश का गठजोड़ बना, जो झूठी विषय को लेकर के, जिन्होंने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई हों। संविधान बदल दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। यद्यपि बूथ स्तर पे हम मजबूत हैं, हर स्तर पे हमारी है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, प्रिंट मीडिया सब कुछ है, लेकिन ये झूठ के भ्रम को फैलाने में थोड़ा ये सफल हुई है। और वही हमने आपको जो बताया ना कि 22 का जो जातिवाद का जो 14 में, 17 में, 19 में कुचल दिया गया था, हल्का उसका बीजारोपण हुआ जो भारत के लोकतंत्र को प्रभावित किया, विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश में। लेकिन 24 के बाद के आप विधानसभा चुनाव को देखिए, हरियाणा उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र उठा के देख लीजिए, अभी बिहार उठा के देख लीजिए, जनता जान गई है, इनके झूठ के फैलाव का भरपूर जवाब दिया है। 27 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम 2017-22 से भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्र पे भी आएंगे, बिहार पे भी आएंगे। फिलहाल एक बार प्रतापगढ़ की और चर्चा करते हैं। 1991 से आप एक्टिव हैं। हाँ। तमाम चुनाव आपने देखे, तमाम विधायक आपने देखे, तमाम मंत्री प्रतापगढ़ में देखे, कैबिनेट में मंत्री देखा आपने। 22 का सत्र छोड़ दिया जाए तो लगभग हर सरकार में प्रतापगढ़ से कैबिनेट मंत्री जरूर रहे हैं, 1 या 2 रहे हैं। 17 से 22 तक तो 2 कैबिनेट मंत्री पट्टी क्षेत्र के ही रहे। हाँ। प्रतापगढ़ को जब आप आज देखते हैं, प्रतापगढ़ के विकास को देखते हैं, प्रतापगढ़ के विकास की धुरी को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ आज भी वहीं खड़ा है, बहुत पीछे है। ना प्रत्यक्ष रूप से रोजगार की व्यवस्था हो पाई है, ना कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र डेवलप हो पाया है। तो आप ये व्यवस्था या इसकी वजह किसको मानते हैं? कहाँ चूक रह गई? क्या एक दूरदृष्टि की जो जरूरत थी नेताओं द्वारा वो चूक रह गई, या नेता उस तरीके से एफर्ट नहीं कर पाए कि प्रतापगढ़ को भी प्रयागराज, अयोध्या, बनारस की तरह डेवलप किया जा सके? देखिए 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2014 का प्रतापगढ़ और 2014 से अब तक के प्रतापगढ़ में बहुत अंतर है। आपने प्रयागराज और काशी की बात की। प्रयागराज और काशी दुनिया की प्राचीनतम नगरी है।
विश्व की प्राचीनतम नगरी है। प्रतापगढ़ प्रयागराज अयोध्या के बीच में है। 2014 के पहले प्रतापगढ़, आप जान लीजिए, जब मैं अपने घर से कभी निकलता था, थोड़ा सा मैं टाइम का बहुत पंचुअल हूँ, जब किसी कार्यकर्ता का और किसी गणमान्य नागरिक का फोन आता था कि कितने बजे आप मिलेंगे, तो मैं एग्जैक्ट टाइम बताता था और जाके चिलबिला ओवरब्रिज में हम फंस जाते थे। आज चिलबिला का ओवरब्रिज बना, आज प्रतापगढ़ से हो करके काशी और लखनऊ, रायबरेली, लालगंज, प्रतापगढ़, मछली शहर, जौनपुर होते हैं। आज काशी, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रयागीपुर होते हुए वहां का अयोध्या से प्रयागराज का। आपको एक हम छोटा उदाहरण देना चाहेंगे। गजेहरा का पुल टूट गया था, कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में सपा की सरकार थी। तो गजेहरा का पुल टूटने के कारण हमारे पट्टी प्रतापगढ़ के लोग मानधाता होकर के जाते थे। हमारे पट्टी प्रतापगढ़ के लोग जेठवाड़ा, लालगंज, गोपालगंज होके जाते हैं। आज प्रयागराज से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दर्शन के लिए निकलते हैं तो पेट का पानी नहीं हिलता, दंदना करके पहुंचते हैं। प्रतापगढ़ को मेडिकल कॉलेज मिला, प्रतापगढ़ को इंजीनियरिंग कॉलेज मिला। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आंवला की पहचान पूरी दुनिया में बनी। इस तरीके से रोजगार के भी क्षेत्र में स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य माध्यम से प्रतापगढ़ के युवा आज रोजगार की तलाश में नहीं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार देने की स्थिति में आ रहे हैं, बन रहे हैं। आगे वाले दिनों में और अच्छा भविष्य रहेगा। प्रतापगढ़ के आंवले की बात आपने की, आपने कहा प्रतापगढ़ के आंवले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रखा गया है। बीते दिनों हम प्रतापगढ़ में आंवला किसानों से मिले। आंवला किसानों का यह कहना है कि प्रतापगढ़ के आंवला किसानों को सरकार ने बिल्कुल हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। आंवला किसानों को सिर्फ सियासत का लॉलीपॉप पकड़ाया गया और इस आंवले की साख को ताक पर रख दिया गया। आज भी जब आंवला किसानों को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो बड़े मायूस नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सीधी मंडी नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वो अपने प्रोडक्ट को सीधे मार्केट में उतार सके। तो क्या उसके लिए सरकार या संगठन या आप लोगों के द्वारा कुछ योजनात्मक चीजें की जा रही हैं? देखिए, सरकार किसानों की आय, किसानों की दशा सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, इन दोनों के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रतापगढ़ के आंवला किसान या जनता को 1 डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिटिव के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन उन किसानों से जरा इस तरीके से आप स्पष्टीकरण लेने का प्रयास कीजिए कि 2017 के पहले के आंवला किसानों की स्थिति 17 के बाद का बहुत अंतर आया। इसको महसूस करते हैं किसान भाई, ऐसा नहीं है। दूसरा विषय, जैसे समस्याओं से ग्रस्त, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत उन समस्याओं निदान हो जाए, प्रयास बेहतर चल रहा है, परिणाम आने उसके शुरू हो गए हैं, संकेत आने शुरू हो गए हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ी है, बिना किसी मध्यस्थता के सीधे किसानों को लाभ मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री में माननीय राजीव जी ने कहा था 1 रुपए चलता है तो 90 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चलता है। आज भारत के प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभकारी योजना 100% उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जा रही है। तो आप किसानों से 2017 के पहले 17 के बाद के स्पष्टीकरण से बात करेंगे तो आपको भी, आप मीडिया के सम्मानित मित्र हैं, आपको दिखाई पड़ेगा। ये आप संगठन में रहे, प्रतापगढ़ के संगठन को आपने देखा, चलाया भी प्रतापगढ़ के संगठन को। ये कहा जाता है कि प्रतापगढ़ के भाजपा संगठन में बड़ा हस्तक्षेप होता है, पदाधिकारियों को नियुक्त करने के लिए तमाम दबाव रहते हैं, क्षेत्रीय नेताओं के दबाव रहते हैं। क्या ये सही है? संगठन में किसी का दबाव नहीं रहता है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने बहुमत के साथ महिलाओं का आरक्षण बिल प्रस्तुत किया। पहला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन में भी महिलाओं को आरक्षण दिया। पहला भारतीय जनता पार्टी है जो परिवारवाद, वंशवाद से निकल करके हम आम कार्यकर्ताओं को भी संगठन के शीर्ष पदों पर ला करके बैठाए हैं। ये समझता है किसी के दबाव में नहीं है। हम अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन करके क्षेत्रीय जाति समीकरण देखते हुए, जैसे प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा है तो हम 7 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व, हम सभी जातियों का प्रतिनिधित्व लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हमारी महिला मोर्चा की विंग है, महिलाओं को भी आगे लाने का प्रयास करते हैं। तो उसको देखने वाले को नजरिया अगर ये होता है कि नहीं कहीं दबाव में आए हैं तो ये भाई उनकी समझ है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अभी हाल ही में बिहार चुनाव संपन्न हुआ और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली, अप्रत्याशित थी। एक पत्रकार के तौर पर हमारे लिए भी अप्रत्याशित थी और आम जनमानस के लिए भी अप्रत्याशित थी। अब जब वो ये बहुमत मिल गई है और आज नीतीश कुमार शपथ भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार, भाजपा की कृपा से ही कहा जाएगा, सही है कि नहीं? भाजपा की कृपा से ही। देखिए, हम सुलभ भारत के माध्यम से पहले तो हम बिहार की नवगठित सरकार को अपनी शुभकामना देते हैं
दूसरी बात, एक तपस्वी के द्वारा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हुआ। आप पूरे दुनिया के संसदीय इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि इस तरीके से गठबंधन का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। हम एक साथ लेकर के सबको चल रहे हैं। एक गठबंधन का बेहतर सामंजस्य, माननीय प्रधानमंत्री जी का आकर्षक व्यक्तित्व, नीतीश कुमार जी का सुशासन, माननीय गृह मंत्री जी की रणनीति और जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल मार्गदर्शन के दम पर हम बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं और आना भी था। एक तरफ ईमानदारी की सौगंध खाई जा सकती थी, नीतीश कुमार थे। एक तरफ तेजस्वी यादव जी जिनका पूरा परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। माननीय अखिलेश जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं। इसके अलावा अभी उनकी कोई पहचान नहीं है। 2012 में उनके नेतृत्व में सपा चुनाव नहीं लड़ी थी। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारे। अब प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जनता कृपा, उन्होंने जाके कहा था कि अवध में हराए हम, मगध में हराएंगे। मगध हम तब जीते थे जब मेरे पास चाणक्य था। मगध बिहार हम तब जीते जब मेरे पास राजनीति के धुरंधर चाणक्य अमित शाह जी है। हम परिवारवाद वंशवाद से निकले हैं। नीतीश कुमार जी के परिवार का कुनबा नहीं है। तेजस्वी जी, लालू जी परिवार लेकर के चलते हैं। लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी थे, तो वो मुगल काल हो गया ना। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर बाद जहांगीर, औरंगजेब। ये भारत का लोकतंत्र है। बिहार लोकतंत्र की गंगोत्री है। बिहार ने पूरे देश को ये संदेश दे दिया है कि 14 के तरीके से ये जातिवाद और परिवारवाद वंशवाद वालों को सफाया होगा। वह बिहार की झलक 27 में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। अखिलेश जी और राहुल जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है बोलने के लिए। आपने वंशवाद शब्द का प्रयोग अपने वक्तव्य में अब तक कई बार किया। हाँ। और आपने आरोप लगाया कि तमाम पार्टियों में वंशवाद बिल्कुल चरम पर है। हाँ। ये कहा जाता है कि वंशवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है और ये प्रत्यक्ष रूप से दिखता भी है। राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं पंकज सिंह, वो विधायक हैं, और तमाम ऐसे नेता हैं जो जिनके सुपुत्र जो केंद्र में भी हैं, उनके सुपुत्र भाजपा में विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम ऐसे पदों पर बने हुए हैं, संगठन में बने हुए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद या परिवारवाद नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का घोषणा होने वाली है। अगर माननीय जेपी नड्डा जी के बाद जेपी नड्डा जी का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बनता है, तो वंशवाद है। आज अभी सदन में माननीय अमित शाह जी का स्टेटमेंट आप देखिए कि बहस हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर पे। भारत की संसद में कैसे विषय रखते हैं। अखिलेश जी ऑपरेशन सिंदूर पे सेना को धन्यवाद देने के बजाय कह रहे थे ऐसी पार्टी है जो अपना राष्ट्रीय, अरे भाई वो एक परिवार को तय करना है तो आप किसी को भी बना सकते हैं। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। यह है परिवारवाद वंशवाद। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस बराबर हाशिए पे जा रही है, लेकिन मोतीलाल नेहरू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल गांधी देखें तो एक परिवार का है। यह मेरे यहाँ नहीं है, ये वंशवाद नहीं है। पंकज सिंह अपने व्यक्तित्व पर, राजनाथ सिंह के बेटे को भी हटा दीजिए तो सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उत्तर प्रदेश के हमारे विधायक हैं। अपने दम पर परिश्रम पे आए हैं। तो क्या किसी का बेटा होने के नाते किसी के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर दिया जाए? पंकज सिंह इसलिए नोएडा नहीं जीते हैं कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं। पंकज सिंह इसलिए भी जीते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के काम करते हैं। आप बिहार चुनाव का जिक्र कर रहे थे। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के तमाम पार्टियां हमलावर हो रही हैं और कहा गया है कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है, जो आरोप वोट चोरी का लगाया जा रहा है और एक तरीके से मोदी जी के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगातार विपक्ष की पार्टियां हमलावर हो रही हैं और वोट चोर जैसी संज्ञा दे रही है। एक प्रधानमंत्री को, एक लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को वोट चोर कहा जा रहा है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध कोष्ठ कैसे इसको टैकल करेगा? देखिए, पहली बात तो विपक्ष जो माननीय प्रधानमंत्री को के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो विपक्ष का संस्कार है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। चुनाव संपन्न हो गया, परिणाम आ गया। कहाँ है इनके बीएलए, बूथ लेवल एजेंट? राजनीतिक दल बताते हैं ना
आप तेजस्वी यादव जी की एक स्टेटमेंट देखिए, तो उन्होंने क्या कहा है कि 14 को परिणाम आएगा, 18 को ओथ होगा। कितना कॉन्फिडेंस था इन लोगों को। भारत के बिहार की जनता के परिणाम पर, उनके निर्णय पर विश्वास नहीं था, अपने अहंकार के विश्वास था। बूथ लेवल एजेंट टाइम है, क्यों नहीं निर्वाचन आयोग जाकर के कंप्लेन करते हैं। आप मीडिया के माध्यम से संवैधानिक पद पर, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा देते हैं। प्रॉपर चैनल से आप क्यों नहीं तर्क सहित आप बताते हैं हुआ। बिहार का चुनाव चल रहा है, आप हरियाणा की बात करते हैं। बिहार का चुनाव आप चल रहा है, पंचमढ़ी में जाकर के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण आप दे रहे हैं। बिहार का चुनाव चल रहा है, एसआईआर के माध्यम से प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं। चुनाव की घोषणा उसके बाद 58 दिन बाद राहुल गांधी जी जाते हैं और उस निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का प्रत्याशी आमने सामने है। तो आपका तो गठबंधन है नहीं, आपका दिल तो मिला नहीं है। आप कभी यूपीए बना करके आते हैं, कभी इंडी गठबंधन बना के आते हैं, कभी महागठबंधन बना करके आते हैं। विश्वास जनता हम पर करती है। एनडीए बना के आए थे, एनडीए बना करके आए हैं, एनडीए बना करके आएंगे, इसलिए जनता मुझ पर विश्वास करती है। कहीं वोट चोरी हुई है तो उसकी निर्वाचन आयोग में समय सीमा के अंदर जाके कंप्लेन कीजिए। और मैं कांग्रेस से, प्रतापगढ़ की कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस से खुला चैलेंज करते हैं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम खुली बहस के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते एसआईआर के मुद्दे पर, एसआईआर को लेकर के तमाम आरोप जो हैं वो लग रहे हैं, चाहे वो बिहार में रहा हो, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी पीडीटीवी एक एक बूथ पर नजर रखेगी और हम जो खेल बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने किया वो उत्तर प्रदेश में नहीं करने देंगे। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, बंगाल में ममता बनर्जी भी ललकार रही कि हम एसआईआर को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं कि कैसे ये संभव हो पाएगा और इसका प्रभाव कैसे रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए नजर रखेगी तो कौन उनको रोक रहा है? नजर रखिए, लेकिन पीडीए की परिभाषा गलत बता रहे हो। अखिलेश जी के पीडीए में अखिलेश जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, डिम्पल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी के अलावा एक यादव बता दीजिए नहीं है। पीडीए नजर रखे, हर बूथ पर नजर। वही तो मैं कह रहा हूँ, बिहार में भी अखिलेश जी मगध में तो गए थे ना, कहा नहीं अब मगध के बूथ लेवल एजेंटों को लेकर के आयोग जाते हैं अखिलेश जी। पीडीए नजर रखे, हर मतदाता जागरूक मतदाता, हम उसको स्वीकार करते हैं। थोड़ा सा आप विश्लेषण करिएगा बिहार चुनाव का, जहां पर वोट कटे, जहां पर वोट जुड़े, वहां कांग्रेस भी जीती है, राष्ट्रीय जनता दल भी जीती है, हम भी जीते हैं। तो कैसे आप हमारे, इसको नहीं आंकड़ा वो लोग देते हैं, इसका आंकड़ा वो लोग नहीं देते हैं। जहां पर वोट ज्यादा कटे, उनका आरोप है कटने से मेरा वोट कटा। कांग्रेस वहां कैसे जीत गई? कांग्रेस कर्नाटक में कैसे जीत गई? हिमाचल प्रदेश में कैसे जीत गई? कांग्रेस के ऊपर तो आश्चर्य होता है कि 24 में आप गठबंधन बना के लड़े, उपचुनाव होता है आप खड़े नहीं होने पाते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी को आज तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव की कृपा पे चलना पड़ रहा है। इसका मंथन चिंतन उनको नहीं करना है, हम पर आरोप लगाना है। अरे हमको तो पार्टी ने, हम तो तब भी हंसे थे जब 2 सीट पर थे, हम तो तब भी हंसे थे जब 1 वोट से माननीय अटल जी की सरकार गिरी थी, हम तब भी लड्डू बांटते थे जब हारने के बाद भी, जब मेरी जमानत बचती थी। हम तो शून्य से चले हैं, यहां तक पहुंचे हैं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बने हैं। यह मिशन जारी रहेगा, हम अपने सिद्धांतों पर, विचारों पर चलते हुए। जिस तरीके से बिहार चुनाव संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली से अपने पार्टी कार्यालय के मंच से उन्होंने कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल में जाती है। हाँ। क्या मैसेज था और क्या तैयारियां हैं और कितना प्रभाव होगा इस मैसेज का? देखिए, हमारी तैयारियां समाज के अंतिम पायदान के चेहरे पर खुशहाली, असम से कच्छ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 का विकसित भारत, उसके लिए आवश्यक है ये सांस्कृतिक गौरव की स्थापना, भारत की सीमाओं और भारत की सुरक्षा और आम जनमानस को विकास की योजनाओं को पहुंचाना। इसके लिए हम प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक राज्य में कमल खिले, इसके लिए हम अनवरत लगे रहते हैं। हमारी तैयारी 365 दिन 7 दिन की है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, कोरोना काल में केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई पड़ा? सरकार आपकी थी मानवर? पूरे पूरे देश में, जहां मेरी सरकार नहीं थी वहां पर भी देश के प्रधानमंत्री दीपावली की छुट्टी भारत के सैनिकों के साथ मनाते हैं। अपने जन्मदिन पर
हम सेवा, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जी के जनप्रिय, हम सेवा सप्ताह चलाते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं गलियों में, रक्तदान करते हैं हम। और ये लोग जब सत्ता पाते हैं, ये सरकार पाते हैं, तो उसको आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये ब्रिटेन की बग्घी मंगा के चलते हैं। सरकारी पैसे से सफाई महोत्सव मनाते हैं, अब नहीं मना रहे हैं। सरकार हमारी केंद्र में, प्रदेश में दुनिया के लोकप्रिय राजनेता के जन्मदिन पर हम सड़क पर झाड़ू लगाते हैं। ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी तैयारी है। बिहार जीते हैं, आने वाला चुनाव पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों का है वहां पर भी कमल खिले, इसके लिए वहां की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमारी योजनाएं बन रही है, रणनीति बन रही है, हम लगेंगे। बिहार जीते हैं, 27 में उत्तर प्रदेश का भी रण होना है। हाँ। जिस तरीके से 24 में बाजी पलटी, क्या लगता है कि 27 में कितनी मजबूती से आप आ पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से पीडीए को जोड़ करके, पीडीए का नारा बुलंद करके अखिलेश यादव जी ने 24 में तो बढ़त बना ली और 27 के लिए पूरी कमर कस के वो मैदान में उतर चुके हैं। कितना कारगर होगा ये? देखिए, पीडीए का इनका नारा 24 के परिणाम के तुरंत बाद ध्वस्त हो चुका है। जब महिलाओं ने इनके कार्यालय पे जाना प्रारंभ किया, मेरे खाते में पैसा भेजिए, तो कार्यालय बंद करके बगल हो गए, दिखाई नहीं पड़े। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, कहीं समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हो पाई। 27 में हम माननीय अखिलेश जी राहुल जी से कहेंगे कि अगर वास्तव में महागठबंधन, इंडी गठबंधन है, तो गठबंधन बना करके सीटों का बंटवारा करके आइए, दो हाथ हो जावे। परिणाम उत्तर प्रदेश में तीसरी बार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रतापगढ़ की जनता के आशीर्वाद से, बाबा बेलखरनाथ कृपा से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए कार्यकर्ताओं की कठिन परिश्रम से सरकार बनेगी। आपने उपचुनाव का जिक्र किया। उपचुनाव जब हुआ, मिल्कीपुर का उपचुनाव था, हम लोग उपचुनाव कवर कर रहे थे, तो वहां पर अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव जी भी आती हैं और आरोप लगाती हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव डीएम साहब लड़ रहे हैं, ये चुनाव प्रशासन लड़ रहा है। एक आरोप जो उपचुनाव में लगता है, इसको कैसे आप टैकल करते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया, पीडीए ध्वस्त हो गया, उधर से भी तो आरोप लग रहे हैं कि साहब ये चुनाव ही पूरा प्रशासन के द्वारा लड़ा जा रहा है। उनके ऊपर जो आरोप लगाते हैं, आपकी मुलाकात माननीय अखिलेश जी से उससे जरा पूछिएगा कि 17 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फूलपुर गोरखपुर को लोकसभा का चुनाव होता है, दोनों में हम चुनाव हार जाते हैं। हम ईमानदारी पूर्वक चुनाव में विश्वास करते हैं, हमारा चुनाव प्रशासन नहीं लड़वाता है, प्रशासन को हम अपने बूटों पे नहीं रखते। हम आजम खां जी का स्टेटमेंट देखिए, हम प्रशासन को विश्वास में लेते हैं। प्रशासन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पे काम करता है हमारे कालखंड में, हमको चुनाव जितवाने के लिए नहीं। आप अखिलेश जी राहुल जी जरूर पूछिएगा, 17 में सरकार बनने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी फूलपुर गोरखपुर क्यों हार गई थी? आपने आजम खां का जिक्र किया। आजम खां को फिर से 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा हो गई और उनको जेल भेज दिया गया। 53 दिन वो जेल के बाहर रहे। उन्होंने सरकार और सरकारी प्रणाली पे बड़े आरोप लगाए। अब आजम खां के पक्षधर ये कह रहे हैं कि उनके साथ राजनीति हो रही है और उनको राजनीतिक हाशिए पर बिल्कुल ढकेला जा रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके समर्थक और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्ष को कभी संविधान पर विश्वास नहीं रहा। इस पर सरकार का यहाँ कोई रोल नहीं है, न्यायपालिका का विषय है, न्यायालय का विषय है, और न्यायालय के निर्णय को हम सबको मानना चाहिए। आजम खां की राजनीति को जब आप देखते हैं और आज के आजम खां को जब आप देखते हैं, तो क्या लगता है कि क्या ये उसी समय भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण रहा कि भविष्य यही होगा? किसका? आजम खां जी का। देखिए, किस राजनेता का क्या भविष्य होगा तो जनता तय करती है, जनता ने तय कर दिया। आप सरकार तय कर रही है? नहीं, सरकार नहीं तय कर रही है। आप जो भी कांग्रेस के ऊपर, सपा के ऊपर भ्रष्टाचार लगे, उन्हीं के कालखंड के हैं ये सब। उन्होंने गलतियां की थी। जब व्यक्ति सत्ता में रह करके अपने को सत्ता और संविधान लोकतंत्र से ऊपर समझेगा, तो लोकतंत्र की गंगोत्री वैशाली से लोकतंत्र भारत में प्रारंभ हुआ था। भारत की जनता जनार्दन उसका जवाब देती है, हम नहीं जवाब दे रहे हैं। ये तो आजम खां, रामपुर खास से उत्तर प्रदेश की जनता ही जवाब दे रही है। 17 में आप अध्यक्ष थे और यहाँ पर मोदी जी का आगमन हुआ। आप मोदी जी से मुलाकात करते हैं, कैसा व्यक्तित्व है मोदी जी का? युग पुरुष है मोदी जी, युग पुरुष है मोदी जी। सामान्य कार्यकर्ताओं से मिलने में उनको लगता नहीं है कि हम भारत के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। हम जब मिले थे पहली बार तो हम बातचीत हुई थी आपकी? हमसे लगा था कि लोकतंत्र, मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के मुखिया से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 2017 के चुनाव परिणाम जीतने के बाद की मुलाकात, 17 के पहले की मुलाकात, बहुत अंतर था। 17 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा चुनाव जीत करके आए हो पर मुस्कुरा के मिलिए, प्रसन्न होकर मिलिए, सरकार बना के आए हो। युग पुरुष का इस तरीके से पीठ थपथपाना ये मेरे लिए गौरव का क्षण था। जीवन में कभी सोचा था कि जब राजनीति शुरू की थी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो? कभी नहीं सोचे थे,
कि प्रधानमंत्री बनेंगे, और कभी नहीं सोचे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमें यहाँ तक पहुंचाएगी। कभी नहीं सोचे थे कि राजनीति में काम करते करते मेरे सामने कभी पूर्व शब्द नहीं लगेगा। इसीलिए जो सोचे नहीं है, बाबा बैलखनाथ की कृपा होगी, मीडिया के सम्मानित मित्रों का सहयोग होगा, तो जो सोचे भी नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यह चुनाव नेता नहीं लड़ते हैं, कार्यकर्ता लड़ते हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष लड़ते हैं। जो हम सोचे भी नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी जहां आपका इशारा है हमें वहां पहुंचाएगी। तो मोदी जी का जिक्र हुआ, योगी जी और मोदी जी की बड़ी तुलना की जाती है। योगी जी से जब आपकी मुलाकात हुई तो वो मुलाकात कैसी? बतौर मुख्यमंत्री योगी जी के साथ मेरा समय बतौर जिला अध्यक्ष ज्यादा बीता। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे जनपद प्रतापगढ़ में चौपाल लगाए, और आज आपको मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन कितनी महत्ता है। सीएम कार्यालय से फोन आता है कि जो गांव चौपाल में आप तय कर देंगे वहीं पर चौपाल होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के। मैंने तय किया, वहीं पर चौपाल हुई। प्रतापगढ़ में रात्रि प्रवास किए, और उस समय के फोटोग्राफ्स आप देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बगल बैठाए, साथ लेके गए, पूरा सम्मान दिए। चौपाल में जब हम गए तो उन्होंने कहा जिला अध्यक्ष जी प्रारंभ कर देंगे, इसके बाद हम विषय रखेंगे। और उस समय मुझको अच्छा लगा कि जिले के शीर्षक नेतृत्व भी बैठा था। माननीय मंत्री मोती सिंह जी थे, प्रभारी स्वाति सिंह जी थी, हरिवंश सिंह जी सांसद थे, विनोद सोनकर जी सांसद थे, माननीय संगम लाल जी विधायक थे, डॉक्टर आर के वर्मा उस समय हमारे गठबंधन से विधायक थे, माननीय धीरज ओझा जी थे। केवल मैं स्वागत भाषण किया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी उद्बोधन दिए हैं चौपाल में। ये मेरे लिए गर्व गौरव का क्षण। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। कार्यकर्ता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में पहले है। कौन सा गांव आपने चुना था? एक नहीं हनुमानगंज का था। उस गांव में मुख्यमंत्री जी के चौपाल के बाद कुछ परिवर्तन दिखा है? सब परिवर्तन की सब कोई चीज बाकी नहीं। उसी गांव में नहीं, आप हर गांव में जाकर के देखिए, जहां पे झोपड़ियां थी वहां प्रधानमंत्री आवास है। जिन झोपड़ियों में रोशनी नहीं थी उन झोपड़ियों में आज सौभाग्य योजना में लाइट है। जिन झोपड़ियों में लोग बीमार कहरते थे आयुष्मान के तहत उनके चेहरे पर मुस्कान है। जिन झोपड़ियों में बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे आज कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे सहित प्राइमरी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। उस गाँव का भी प्रधानमंत्री, ये तो हर गाँव में हर गाँव में बिजली पहुंची, ये तो है, हर गांव में चाहक है। अगर हर गांव में बिजली पहुंची, हर गांव में काम हुआ, तो 24 कैसे गड़बड़ा गया, 24 कैसे बिगड़ गया? नहीं, हम इसलिए नहीं काम करते हैं ना कि हमारा कुछ, ये जनता का फैसला है। हम काम करने के लिए आए, हम काम करेंगे, हम काम करते रहेंगे। हमारा गड़बड़ाया तो भी हमने कहा था कि धारा 370 हम हटाएंगे, हम हटे नहीं उससे। हमारा गड़बड़ाया तो भी हमने कहा कि अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए। हमारी 11 दिन की सरकार गिरी तो भी हमने अपने तथ्य पे थे। हम सत्ता में आए, हम 1964 में कहे थे जनसंघ के अधिवेशन में कि भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए 1964 में, और हम जाकर के अटल जी की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार अटल जी की बनी। परमाणु बम का विस्फोट के अमेरिका के धमकियों के आगे हम नहीं झुके। तो हम परिणाम की चिंता नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। काम मेरा वोट की राजनीति काम में अलग है। हम वोट की राजनीति के लिए काम नहीं करते हैं। 140 करोड़ देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम काम करते हैं। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र दुनिया में भारत का तिरंगा का परचम लहरावे, हम इसलिए काम करते हैं। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं की है, कभी नहीं काम की है। आपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से मुलाकात का जिक्र किया, दोनों से मुलाकात की बातें बताई। आपके अनुसार सबसे ज्यादा सहज कौन है, जिनसे मिलकर ये लगता है कि अपनाहत्व की एक झलक दिखती है? शरीर की दोनों आंखें प्रिय होती हैं, इसको मैं कैसे परिभाषित कर दूं कि कौन आंख ज्यादा तेज रोशनी दे रही है। दोनों युग पुरुष हैं। एक संत मानी योगी आदित्यनाथ जी, क्या उनका निवास स्थान का रहने सहन है। कैसा व्यक्तित्व माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि कोरोना काल में पिता की डेथ होती है, अपने पिता की अर्थी को कंधा नहीं देते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ की डेथ होती है, शांत पूर्वक अकेले जाके कंधा देते हैं, उस दिन के सारे तय कार्यक्रमों को करते हैं। ये आने वाली पीढ़ी में, आने वाले दिनों में संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र विश्वास करने वाले लोगों के लिए शोध का विषय रहेगा। सर, हम अपने हर इंटरव्यू में एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें हम एक व्यक्ति का नाम लेंगे और आपको एक लाइन में जवाब देना है जल्दी से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी। अनुकरणीय व्यक्तित्व, अनुकरणीय कृतित्व। राजनाथ सिंह। धरती से जुड़े, अपने परिश्रम से यहाँ तक पहुंचे हैं, यह हम उत्तर प्रदेश वासियों का गर्व है। स्वर्गीय कल्याण सिंह। अनूठा व्यक्तित्व, सनातन धर्म हिंदुत्व के लिए अपनी सत्ता गंवाई। मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव स्वनिर्मित व्यक्तित्व थे, स्वयं पार्टी बनाए, स्वयं पार्टी चलाए, ये उनकी उपलब्धि हम मानते हैं। अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव की पहचान मेरी समझ से माननीय मुलायम सिंह यादव के बेटे के रूप में है। एक सफल राजनेता मैं इसलिए उनको नहीं मानता हूँ। 2012 में उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ, सरकार उनके नेतृत्व बनी। वो 5 साल बतौर मुख्यमंत्री जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह जी का अपमान, परिवार का विघटन, कोई 5 काम अखिलेश जी बता दें जो उत्तर प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्पद हो। 17 में सत्ता गंवाए, 19 में गए, 22 में गए, 24 में गए और अपनी संकीर्ण मानसिकता से उबर नहीं पा रहे हैं। सदन में उनके दिए गए वक्तव्य, हमको नहीं लगता है कि युवा राजनेता का वक्तव्य ऐसा होना चाहिए जो बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ जी अनुकरणीय व्यक्तित्व, गजब का व्यक्तित्व है, परिश्रम, उत्तर प्रदेश की जनता का सेवक, परिवार से कोई मतलब नहीं, सादा जीवन, उच्च विचार। सुश्री मायावती जी, मायावती जी के विषय में अब क्या बताएं आपको। पहली दलित मुख्यमंत्री को हमने सपोर्ट किया, फिर उन्होंने कैसे कैसे किए। अब मायावती जी के विषय में देश की, प्रदेश की जनता ही बेहतर जानती है। प्रमोद तिवारी जी, प्रमोद तिवारी जी जिस कांग्रेस का आज कहीं पे नामो निशान नहीं है, उसमें रामपुर खास से अपना अधिपति बनाए हैं, तो उनका यह व्यक्तित्व है, इसको मानना चाहिए। राजा भैया, राजा भैया सनातन धर्म के प्रखर योद्धा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रखर योद्धा, यह व्यक्तित्व हमें हमको प्रभावित करता है उनका। अमित शाह, कुशल राजनेता, चाणक्य। अमित शाह जी से हम छोटी बैठकों में मिलने का अवसर हमें मिला है। गजब की उनकी रणनीति है, वो वास्तव में बहुत अच्छी है। बतौर जिला अध्यक्ष काशी में भेंट हुई थी, बतौर जिला प्रभारी कौशाम्बी काशी में मुलाकात हुई थी, छोटी छोटी बैठकें। और महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने जो रणनीति बना के हम लोगों को दिया था, उसी रणनीति पे हम लोग काम किए। अब बम्पर बहुमत से हमारे गजब के रणनीतिकार हैं, ये मानना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी, भारत की प्रथम वित्त मंत्री महिला, प्रथम रक्षा मंत्री महिला, और वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के हर घर आंगन का, सामान्य परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का ख्याल रखा। ये अच्छा लगा हमें। राहुल गांधी, राहुल गांधी जी के विषय में क्या बताएं, वो तो तपस्वी हैं, अब इतने पर्याप्त है उनके लिए। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी तो अभी राजनीति में नई नई आई हैं, केरल से सांसद बनी है। दिक्कत ये है कांग्रेस के साथ ट्रेडिशनल सीट पे लोग लड़ते हैं, आए हैं, लेकिन जैसा वो बोलती हैं कि करा लीजिए चुनाव ना बैलेट पेपर से, मतलब ईवीएम कांग्रेस लाए या बैलेट पेपर की बात करते हैं। तो इन लोगों को ना तो भारत के लोकतंत्र का इतिहास पता है, ना कांग्रेस का इतिहास पता है। केवल एक चीज पता है कि 10 जनपद ही कांग्रेस है, 10 जनपद ही भारत का संविधान है, 10 जनपद ही लोकतंत्र है। इनके विषय में हम राहुल प्रियंका जी विषय में क्या बोले। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी जी हैं। मनमोहन सिंह जी का 10 वर्ष का कार्यकाल आप लोग जानते ही हैं कैसे बीता है, तो ये थोड़ा सा भारत की राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह, हमारे पारिवारिक संबंध है। माननीय मोती सिंह जी जब ब्लॉक प्रमुख थे, हमारी दीवांगन में कपड़े की दुकान थी, आकर के दुकान पे बैठते थे। मैं इंटर कॉलेज शीतलागंज का छात्र था, पारिवारिक संबंध रहा। मुझे खुशी की बात यह है कि आज पहली बार मैं किसी के सामने मैं कह रहा हूँ, जब 2017 में सरकार बनी तो प्रदेश से मेरे पास फोन आया कि बतौर जिला अध्यक्ष आप किसको समझेंगे मंत्री पद के लिए। मैंने आपका नाम प्रस्तावित किया, फिर आपका बायोडाटा मुझसे मांगा गया। तो आज पहली बार मैं कह रहा हूँ, मैंने इनको फोन किया कि आप तुरंत अपना बायोडाटा दीजिए। तो स्वाभाविक है पूछने का, तो बताए हमने कि बाबा बैलखनाथ कृपा होगी तो आप मंत्री बनेंगे। तो इन्होंने अपना बायोडाटा दिया, और जिस दिन शपथ ग्रहण था मैं बराबर संपर्क था, क्योंकि मेरी भी उत्कट इच्छा थी कि कितना जल्दी इनके पास वहां से फोन आ जाए तो अच्छा रहेगा। और इनके पास फोन आया शपथ ग्रहण के कुछ घंटे पहले ही। तो इन्होंने भी हमको पहले फोन कर बताया कि फोन आया, मैं शपथ ग्रहण करने जा रहा हूँ। मेरे लिए खुशी का क्षण था कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जहाँ बाबा बैलखनाथ के धाम में पटे, जिस व्यक्ति से मेरे बचपन का पारिवारिक संबंध था, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बने। तो अपने जिला अध्यक्ष की उपलब्धियों में एक उपलब्धि मैं मानता हूँ, और आज तक इस बात को मैंने कहीं कहा नहीं था। इसको या तो माननीय मोती सिंह जी जानते हैं तो मैं जानता हूँ, आज आपके सामने मैंने कह दिया। अब ये जनता भी जानेगी। और आपने एक व्यवस्थित और सकारात्मक बात हमसे की, अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको आभार। और सुलभ भारत के बारे में आप 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे, एक बार जरूर। सुलभ भारत को मेरी शुभकामना है। आप युवा पत्रकार हैं,
सुलभ भारत की सफलता से ज्यादा आवश्यक आपका ध्येय होना चाहिए कि मैं लोकतंत्र का मूल स्तंभ हूं, भारत का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, ये मैं आपको संदेश देना चाहूं कि इस दिशा में आप काम करिए। युवाओं के नाम अंत में क्या संदेश रहेगा? प्रतापगढ़ के युवाओं के नाम क्या संदेश रहेगा? प्रतापगढ़ के युवा की जो सकारात्मक सोच है, प्रतापगढ़ के युवा विविध क्षेत्रों में बहुत आगे हैं, वो इतने आगे जाएं और अपनी मूल मिट्टी से जुड़ें कि प्रतापगढ़ का नाम जो अपराधगढ़ कहा जाता है वह अपराधगढ़ न होकर के इन युवाओं की उपलब्धियों के साथ जुड़े। इसको मैं बराबर अपने वीडियो में कहता रहता हूं। प्रतापगढ़ के युवाओं को मेरा यह संदेश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ऐसे ही आपको तमाम विभूतियों से मुलाकात करवाते रहेंगे और उनके विचारों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। कैमरामैन सनी कुमार के साथ मैं उत्कर्ष।